दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों समाजशास्त्र के महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला में इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे सामाजिक परिवर्तन से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को, जो आपके आगामी परीक्षाओं जैसे पीजीटी परीक्षा, गवर्नमेंट इंटर कॉलेज प्रवक्ता, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज, उच्चतर शिक्षा असिस्टेंट प्रोफेसर, केंद्रीय विद्यालय संगठन और नेट जेआरएफ के लिए बहुत ही उपयोगी है। तो आइए शुरू करते हैं सामाजिक परिवर्तन से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को। दोस्तों आज की वीडियो का जो पहला प्रश्न है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसमें देखिए पूछा गया है कि कौन सा सामाजिक परिवर्तन हमेशा मानव प्रसन्नता को इंगित करता है। ऑप्शन है आपके विकास, प्रगति, पश्चिमीकरण या उद्विकास। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? सही उत्तर ऑप्शन बी है, प्रगति। प्रगति क्या होती है? तो प्रगति का अर्थ किसी लक्ष्य को प्राप्त करने में आगे बढ़ना है। इसलिए मानव प्रसन्नता प्रगति को इंगित करता है, क्योंकि मानव सुख की वृद्धि सामाजिक प्रगति की एक कसौटी है। तो याद रखिएगा दोस्तों, मानव प्रसन्नता को इंगित करने वाला सामाजिक परिवर्तन प्रगति है। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि सामाजिक परिवर्तन की प्रक्रिया जो लोगों में सकारात्मक गुणों से संबंधित होती है वो क्या कहलाती है? ऑप्शन देखते हैं, वैश्वीकरण, नगरीकरण, विकास या आर्थिक वृद्धि। तो सही उत्तर है विकास। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों सामाजिक परिवर्तन की वह प्रक्रिया जो लोगों में सकारात्मक गुणों से संबंधित है विकास कहलाती है, और विकास इस प्रकार के परिवर्तन का सूचक है जो श्रेष्ठता की ओर अग्रसर होता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, कार्ल मार्क्स के अनुसार सामाजिक परिवर्तन का मुख्य कारण क्या है? देखिए, वर्ग संघर्ष, सामाजिक सुधार, राजनीतिक परिवर्तन और औद्योगिक क्रांति। तो आप जानते हैं क्लास कॉन्फ्लिक्ट यानी वर्ग संघर्ष, ये मार्क्स के अनुसार सामाजिक परिवर्तन का मुख्य कारण है। दोस्तों मार्क्स एक जर्मन दार्शनिक और विचारक रहे हैं। इन्होंने सामाजिक परिवर्तन की उद्विकासीय व्याख्या प्रस्तुत की है और समाज के विकास को विभिन्न चरणों में दिखाया है। उनके अनुसार समाज का एक स्तर से दूसरे स्तर में जाने की प्रक्रिया के पीछे वर्ग संघर्ष यानी क्लास स्ट्रगल का मुख्य योगदान होता है। अगले प्रश्न पर आते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें पूछा गया है कि समाज की संरचना में होने वाले परिवर्तन को निम्नलिखित में क्या कहेंगे? ऑप्शन देखते हैं, सामाजिक परिवर्तन, सांस्कृतिक परिवर्तन, भौतिक परिवर्तन या फिर प्रौद्योगिकी परिवर्तन। तो उत्तर है समाज की संरचना में होने वाले परिवर्तन को सामाजिक परिवर्तन या सोशल चेंज कहेंगे। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर है। और इस प्रश्न की व्याख्या देखेंगे तो सामाजिक परिवर्तन को परिभाषित करते हुए भिन्न भिन्न विचारकों ने अपने मत व्यक्त किए हैं। कुछ ने संरचना में परिवर्तन, कुछ ने संस्कृति में, तो कुछ ने संबंधों में परिवर्तन को सामाजिक परिवर्तन माना है। एच.एम. जॉनसन एक विचारक हैं, इन्होंने सामाजिक परिवर्तन का अर्थ संरचनात्मक परिवर्तन माना है और वो कहते हैं कि इन इट्स बेसिक सेंस देन सोशल चेंज मीन्स चेंज इन सोशल स्ट्रक्चर। इस तरह एंथोनी गिडेंस ने बताया है कि सामाजिक परिवर्तन का अर्थ बुनियादी संरचना या बुनियादी संस्था में परिवर्तन से है। अगला प्रश्न है दोस्तों, देखिए समाज की संरचना और उसके प्रकारों में परिवर्तन को क्या कहते हैं, आपको बताना है। तो सही उत्तर है समाज की संरचना और उसके प्रकारों में परिवर्तन को सोशल चेंज यानी सामाजिक परिवर्तन कहते हैं। दोस्तों जब समाज की संरचना और उसके प्रकारों में परिवर्तन होता है तो सामाजिक परिवर्तन होता है। अगला प्रश्न है, सामाजिक परिवर्तन से आशय उस बदलाव से है जो समाज के ढांचे और प्रकारों में घटित हो। ये परिभाषा किसने दी है? ऑप्शन देखिए, मैकाइवर एवं पेज, के डेविस, गिलिन और गिलिन या ए.डब्ल्यू. ग्रीन। तो सही उत्तर है ऑप्शन बी, के डेविस। दोस्तों के डेविस कहते हैं कि सामाजिक परिवर्तन से आशय केवल उन बदलावों से है जो सामाजिक संगठन में हुआ करते हैं, यानी समाज के ढांचे और प्रकारों में घटित हों। उन्हीं के शब्दों में बाई सोशल चेंज इट मीन्ट ओनली सच अल्टरनेशंस एज आकर इन सोशल ऑर्गेनाइजेशंस दैट इज इन स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ सोसाइटी। मैकाइवर और पेज ने अपनी पुस्तक सोसाइटी में सामाजिक परिवर्तन को स्पष्ट करते हुए कहा है कि समाजशास्त्री होने के नाते हमारा प्रत्यक्ष संबंध सामाजिक संबंधों से है और उसमें आए हुए परिवर्तन को हम सामाजिक परिवर्तन कहेंगे।
गिलिन और गिलिन ने सामाजिक परिवर्तन की व्याख्या करते हुए अपनी पुस्तक कल्चरल सोशियोलॉजी में लिखा है कि जीवन के स्वीकृत ढंग में जब संशोधन होने लगता है तो उसे हम सामाजिक परिवर्तन कहते हैं। और ये परिवर्तन भले ही भौगोलिक दशाओं में परिवर्तन के कारण हुए हों या सांस्कृतिक सज्जा, जनसंख्या की संरचना या विचारों में परिवर्तन के परिणाम स्वरूप हुए हों, अथवा चाहे वह समूह में प्रसरण या आविष्कार के कारण हुए हों, ये सामाजिक परिवर्तन कहे जाते हैं। अगला प्रश्न है, किसने परिभाषित किया है कि सामाजिक परिवर्तन से केवल उन्हीं परिवर्तनों को समझा जाता है जो सामाजिक संगठन अर्थात समाज के ढांचे और प्रकारों से घटित होते हैं। तो ऑप्शन है आपके जिन्सबर्ग, डेविस, गिलिन और गिलिन, या फिर मैकाइवर और पेज। तो सही उत्तर है ये कथन के डेविस का है। अगला प्रश्न है कि सभी सामाजिक परिवर्तन विचारों के माध्यम से घटित होते हैं, ये कथन किसका है। तो दोस्तों आप जान लीजिए कि सभी सामाजिक परिवर्तन व्यक्तियों के कार्य करने और विचार करने के तरीकों में उत्पन्न होने वाले परिवर्तन कहकर परिभाषित किया जा सकता है, और ये एम.डी. जेनसन का कथन है, इसमें ये विकल्प नहीं है। तो ये कथन एम.डी. जेनसन एक विचारक हैं, वो बहुत ही महत्वपूर्ण विचारक हैं। उनका कहना है कि सभी सामाजिक परिवर्तन विचारों के माध्यम से घटित होते हैं, तो इसमें कोई भी ऑप्शन उनसे संबंधित नहीं है। एम.डी. जेनसन ने अपनी पुस्तक इंट्रोडक्शन टू सोशल प्रॉब्लम्स में सामाजिक परिवर्तन को स्पष्ट करते हुए कहा है कि सोशल चेंज में बी डिफाइंड एज मॉडिफिकेशन इन वेज ऑफ डूइंग एंड थिंकिंग ऑफ पीपल, यानी सामाजिक परिवर्तन न केवल हमारे व्यवहारों और सामाजिक प्रतिमानों के माध्यम से संबंधित है, बल्कि विचारों में होने वाला परिवर्तन भी सामाजिक परिवर्तन का मुख्य आधार है। और आप जान लीजिए कि उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड ने सबसे पहले इस प्रश्न का उत्तर आगबर्न और निमकाफ को माना था, लेकिन बाद में इसको मूल्यांकन से बाहर कर दिया गया है। अगला प्रश्न है दोस्तों, देखिए सभी सामाजिक परिवर्तन विचारों के माध्यम से घटित होते हैं, ये कथन किसका है। तो ये प्रश्न देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, और उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड ने अपनी प्रारंभिक और अंतिम उत्तर कुंजी में इस प्रश्न का उत्तर एक बार आगबर्न और निमकाफ को माना है, और एक बार जब 2016 की परीक्षा हुई थी, पीजीटी परीक्षा, तो उसमें इसको मूल्यांकन से बाहर निकाल दिया गया था, लेकिन 2021 की परीक्षा में आगबर्न और निमकाफ को माना है कि सभी सामाजिक परिवर्तन विचारों के माध्यम से होते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, सामाजिक परिवर्तन सामान्यतया हुआ करते हैं क्या, निरर्थक, हिंसात्मक, एकदम अचानक या सतत। तो सही उत्तर है सामाजिक परिवर्तन या सोशल चेंज एक विश्वव्यापी प्रक्रिया है, यानी यूनिवर्सल प्रोसेस है। सामाजिक परिवर्तन दुनिया के हर समाज में घटित होता है। दुनिया में कोई भी ऐसा समाज जो है दुनिया में कोई ऐसा समाज नज़र नहीं आता जो लंबे समय तक स्थिर रहा हो या स्थिर है। ये संभव है कि परिवर्तन की रफ्तार कभी धीमी और कभी तीव्र हो, लेकिन परिवर्तन समाज में चलने वाली अनवरत और सतत प्रक्रिया है। अगले प्रश्न पर आते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसको सामाजिक परिवर्तन की विशेषता में शामिल नहीं किया जाता है। देखिए, जलवायु, संरचना, सार्वभौमिकता या समय। तो सही उत्तर है जलवायु यानी क्लाइमेट। दोस्तों, संरचना, सार्वभौमिकता और समय सामाजिक परिवर्तन की विशेषता में शामिल हैं, जबकि जलवायु जो है ये भौगोलिक परिवर्तन से संबंधित है और ये सामाजिक परिवर्तन की विशेषता में शामिल नहीं है। अगले प्रश्न पर आते हैं, निम्नांकित में कौन प्रौद्योगिकी कारकों की प्राथमिकता का विवेचन सामाजिक परिवर्तन में करता है। ऑप्शन देखिए, मैक्स वेबर, कार्ल मार्क्स, वी पैरेटो या के डेविस। तो सही उत्तर है कार्ल मार्क्स। दोस्तों, यहाँ पर देखिए प्रौद्योगिकी कारकों की प्राथमिकता का विवेचन सामाजिक परिवर्तन में कार्ल मार्क्स के द्वारा किया गया है। कार्ल मार्क्स का कहना है कि जब उत्पादन के उपकरण यानी प्रौद्योगिकी, उत्पादन के कौशल, ज्ञान, उत्पादन के संबंध में परिवर्तन आता है, तो संपूर्ण सामाजिक सांस्कृतिक अधिरचना यानी सुपर स्ट्रक्चर में भी परिवर्तन आता है, जो सामाजिक परिवर्तन कहलाता है। मार्क्स ने प्रौद्योगिकी को सामाजिक परिवर्तन का अप्रत्यक्ष कारक माना है। अगला प्रश्न है, सामाजिक परिवर्तन मुख्य रूप से समाज के किस पक्ष को प्रभावित करता है, आपको बताना है।
तो ऑप्शन देखिए, समूह के व्यवहार, सामाजिक संरचना, सांस्कृतिक विशेषता या इनमें तीनों पक्षों को। तो आप देख लीजिए दोस्तों, परिवर्तन जो है शाश्वत होता है, सतत होता है और इसमें सामाजिक संरचना को जो है सामाजिक परिवर्तन मुख्य रूप से प्रभावित करता है। और मैकाइवर और पेज का कहना है कि द सोशल स्ट्रक्चर इज सब्जेक्ट टू इंसेक्टेंट्स चेंज और ग्रोविंग डिकेइंग finding renewal, accommodating itself and extremely variant conditions and suffering vast modification in the course of time। यानी सामाजिक परिवर्तन समाज के आंतरिक और बाह्य या संरचनात्मक दोनों पक्षों में हो सकता है, लेकिन किसी युग के आदर्श और मूल्य में अगर पिछले युग के मुकाबले कुछ नयापन या परिवर्तन दिखाई पड़े तो उसे आंतरिक परिवर्तन कहेंगे। और अगर किसी सामाजिक अंग जैसे परिवार, वर्ग, जाति, हैसियत, समूहों के स्वरूप, आधारों में परिवर्तन परिलक्षित हो तो उसे संरचनात्मक परिवर्तन कहेंगे। और आप जान लीजिए कि समाज के जो बुनियादी सामाजिक और सांस्कृतिक तत्व हैं जैसे परिवार, वर्ग, राजनीति, आर्थिक और सांस्कृतिक संस्थाएं, ये सदैव मौजूद रहती हैं। वे समाज के अस्थायी तत्व हैं। जो परिवर्तन होता है वह उसके बाह्य स्वरूप और आंतरिक सार वस्तु में होता है। व्यापक दृष्टि से देखें तो ये पता चलेगा कि समाज की प्रत्येक संरचना, संगठन और सामाजिक संबंध में सदैव परिवर्तन होता रहता है और सामाजिक परिवर्तन का एक सार्वभौमिक और अनिवार्य चलने वाली प्रक्रिया है। अगला प्रश्न है दोस्तों, आप देख सकते हैं, महत्वपूर्ण है। निम्नलिखित में से कौन सामाजिक परिवर्तन का अवरोधक तत्व नहीं है, आपको बताना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें आपसे पूछा गया है कि कौन जो है, कौन सा कारक सामाजिक परिवर्तन का अवरोधक तत्व नहीं है। ऑप्शन अगर आप देखें, ऑप्शंस पे ध्यान दें। आर्थिक लागत, देखिए आर्थिक लागत, आर्थिक प्रतिस्पर्धा, निहित स्वार्थ या जड़ता। तो कौन सामाजिक परिवर्तन का अवरोधक तत्व नहीं है, इसमें से आपको बताना है। तो सही उत्तर है आर्थिक प्रतिस्पर्धा यानी इकोनॉमिक कंपटीशन। आर्थिक प्रतिस्पर्धा सामाजिक परिवर्तन का अवरोधक नहीं है। आविष्कारों का अभाव, आविष्कारों का विरोध, परिवर्तन का विरोधी रुख या मनोवृत्ति जिसमें स्वार्थ निहित होता है, आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक परिस्थितियां जिसमें कि आर्थिक लागत अधिक होने के कारण निर्धन राष्ट्र प्रगतिशील राष्ट्रों से संपर्क नहीं कर पाते हैं, और रूढ़िवादी समाज की जड़ता की स्थिति के कारण सामाजिक परिवर्तन संभव नहीं हो सकता है। और सामाजिक परिवर्तन के ये सभी अवरोधक तत्व हैं, लेकिन जो आर्थिक प्रतिस्पर्धा है वो सामाजिक परिवर्तन में सहायक है। अगला प्रश्न है दोस्तों, सामाजिक परिवर्तन उत्तरदायी है किसके लिए? ऑप्शन देखिए, सामाजिक प्रगति के लिए, सामाजिक उद्विकास के लिए, सामाजिक विघटन के लिए या उपर्युक्त सभी के लिए। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी के लिए। दोस्तों, सामाजिक परिवर्तन की प्रक्रिया जो है कई रूपों में प्रकट होती है, जैसे उद्विकास, प्रगति, विकास, सामाजिक आंदोलन, क्रांति इत्यादि। और क्रांति कभी कभी हिंसक भी हो सकती है, जिससे सामाजिक विघटन उत्पन्न हो सकता है। अगले प्रश्न पर आते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, आपको बताना है कि निम्न में से कौन सी सामाजिक परिवर्तन की विशेषता नहीं है। तो सही उत्तर हो जाएगा सामाजिक परिवर्तन का संबंध व्यक्तिगत है दोस्तों, ये सामाजिक परिवर्तन की विशेषता नहीं है। जबकि सामाजिक परिवर्तन सार्वभौमिक है, सामाजिक परिवर्तन स्वाभाविक और असंभावी है, और प्रत्येक समाज में सामाजिक परिवर्तन की गति एक समान नहीं है। ये सामाजिक परिवर्तन की विशेषताओं में शामिल है। लेकिन ऑप्शन ए जो कह रहा है कि सामाजिक परिवर्तन का संबंध व्यक्तिगत है, ये सामाजिक परिवर्तन का संबंध व्यक्तिगत नहीं बल्कि सामूहिक या सामाजिक होता है। तो इसलिए ये ऑप्शन ए आपकी विशेषता नहीं है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस अवधारणा का सीधा संबंध सामाजिक परिवर्तन से है? ऑप्शन है संस्कृतिकरण, सामाजिकरण, परकीकरण या एकीकरण। तो सही उत्तर है दोस्तों संस्कृतिकरण की अवधारणा का संबंध सीधे तौर पे सामाजिक परिवर्तन से है। और भारत में सामाजिक परिवर्तन के विश्लेषण के संबंध में एम.एन. श्रीनिवास की संस्कृतिकरण की अवधारणा विशेष महत्व रखती है। इस अवधारणा की रचना श्रीनिवास द्वारा मैसूर के रामपुरा नामक गांव पर आधारित है। और संस्कृतिकरण के द्वारा व्यक्ति की स्थिति में परिवर्तन आता है, जिससे सामाजिक संरचना में परिवर्तन होता है। इसलिए संस्कृतिकरण का सीधा संबंध सामाजिक परिवर्तन से है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सामाजिक परिवर्तन का जनांकिकीय कारक है?
देखिए, आप्रवास और उत्प्रवास, प्रौद्योगिकी आविष्कार, औद्योगिक और प्रौद्योगिकी वृद्धि या फिर ग्रामीण नगरीय जनसंख्या में असमानता। तो सामाजिक परिवर्तन का डेमोग्राफिक जो कारक है वो है आप्रवास और उत्प्रवास। आप जानते हैं दोस्तों, सामाजिक परिवर्तन के जनांकीय कारकों में आप्रवास और उत्प्रवास और जन्म और मृत्यु दर शामिल हैं। किसी स्थान पर जनसंख्या का घनत्व कम होगा अथवा अधिक, वह उस समाज के अप्रवास और उत्प्रवास की दशाओं पर आधारित होता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, बोटोमोर के अनुसार निम्नलिखित कारकों में कौन सा कारक सामाजिक परिवर्तन के लिए उत्तरदायी है, आपको बताना है। इसमें देखिए, पाश्चात्य विज्ञान और प्रौद्योगिकी, सामाजिक नियोजन, उपर्युक्त दोनों या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो सही उत्तर है टॉम बोटोमोर के अनुसार दोस्तों, आप देख सकते हैं पाश्चात्य विज्ञान और प्रौद्योगिकी तथा सामाजिक नियोजन यानी दोनों ही कारक ये ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। दोनों ही कारक ये सोशल चेंज के लिए उत्तरदायी हैं। और बोटोमोर का अगर विश्लेषण आप देखेंगे तो सामाजिक परिवर्तन की वर्गीकरण की आवश्यकता पर जोर तो दिया, लेकिन उन्होंने कोई स्वयं वर्गीकरण नहीं किया। उन्होंने वर्गीकरण के 4 आधारों की बात की है। पहला है कि परिवर्तन के स्रोत के आधार पर आंतरिक और बाह्य। दूसरा है औद्योगिकरण के द्वारा विभिन्न समाजों में विभिन्न प्रकार का परिवर्तन। तीसरा है कि परिवर्तन की गति और के आधार पर कहीं तेज कहीं धीमा। और चौथा है परिवर्तन योजनाबद्ध है या आकस्मिक। तो इसलिए बोटोमोर के अनुसार सामाजिक परिवर्तन के लिए पाश्चात्य विज्ञान और प्रौद्योगिकी तथा सामाजिक नियोजन दोनों ही उत्तरदायी हैं। अगला प्रश्न है, एक समाजशास्त्री ने पश्चिम में पूंजीवादी समाज के उदय के लिए प्रोटेस्टेंट धर्म के उदय को सबसे महत्वपूर्ण कारक माना है। ये सामाजिक परिवर्तन के किस कारक को इंगित करता है? ऑप्शन देखिए, प्रौद्योगिकी कारक, धार्मिक सांस्कृतिक कारक, जैविकी कारक या इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर है ये दोस्तों, ये देखिए सामाजिक परिवर्तन के धार्मिक सांस्कृतिक कारक को इंगित करता है। और मैक्स वेबर ने दोस्तों पश्चिम में पूंजीवादी समाज के उदय के लिए प्रोटेस्टेंट धर्म के उदय को सबसे महत्वपूर्ण कारक माना है, जो सामाजिक परिवर्तन के धार्मिक सांस्कृतिक कारक को इंगित करता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, आइए देखते हैं सामाजिक रूपांतरण के 2 स्वरूपों, आधुनिकीकरण और क्रांति। देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। आप देख सकते हैं कि सामाजिक रूपांतरण के 2 स्वरूपों, आधुनिकीकरण और क्रांति का उल्लेख किसने किया है? ऑप्शन है कार्ल मैनहीम, रजनी कोठारी, सैमुअल कोएनिग या जी लुंडबर्ग। तो सही उत्तर है कार्ल मैनहीम, ऑप्शन ए। दोस्तों, सामाजिक रूपांतरण के 2 स्वरूप, एक आधुनिकीकरण और दूसरा क्रांति का उल्लेख कार्ल मैनहीम के द्वारा किया गया है। आधुनिकीकरण की प्रक्रिया की प्रवृत्ति क्रांतिकारी और विकासवादी होती है। ये क्रांतिकारी इस अर्थ में होती है कि इसके अंतर्गत बड़े पैमाने पर परिवर्तन होते हैं जो सामाजिक संरचना में भौतिक परिवर्तन लाते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, सामाजिक परिवर्तन का समाजशास्त्री अर्थ क्या है? देखिए, समाज में परिवर्तन, संस्था में परिवर्तन, समिति में परिवर्तन या सामाजिक संबंधों में परिवर्तन। तो याद रखिएगा, सोशल चेंज का समाजशास्त्री अर्थ सामाजिक संबंधों में परिवर्तन होता है। दोस्तों, मैकाइवर और पेज ने अपनी पुस्तक सोसाइटी में सामाजिक परिवर्तन को स्पष्ट करते हुए बताया है कि समाजशास्त्री होने के नाते हमारा प्रत्यक्ष संबंध सामाजिक संबंधों से है और उनमें आए हुए परिवर्तन को हम सामाजिक परिवर्तन कहेंगे। और ये कथन मैकाइवर और पेज का है। अगला प्रश्न है, सामाजिक परिवर्तन की प्रक्रिया जिसके लिए व्यक्तियों के सकारात्मक मूल्य होते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? तो सही उत्तर है विकास। विकास या डेवलपमेंट दोस्तों सामाजिक परिवर्तन की वो प्रक्रिया है जिसके लिए व्यक्तियों के सकारात्मक मूल्य होते हैं, वो विकास है। सामाजिक परिवर्तन की प्रक्रिया कई रूपों में प्रकट होती है, जैसे उद्विकास, प्रगति, विकास, सामाजिक आंदोलन और क्रांति इत्यादि। और उद्विकास का अर्थ सबसे पहले जीव विज्ञान के क्षेत्र में चार्ल्स डार्विन के द्वारा किया गया था। अगले प्रश्न पर आते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है कि किसी युग के आदर्श और मूल्य में अगर पिछले युग के मुकाबले कुछ नयापन या परिवर्तन दिखाई दे तो उसे किस प्रकार का परिवर्तन कहेंगे? तो सही उत्तर है आंतरिक परिवर्तन। याद रखिएगा दोस्तों, किसी युग के आदर्श और मूल्य में अगर पिछले युग के मुकाबले कुछ नयापन या परिवर्तन दिखाई दे तो उसे आंतरिक परिवर्तन कहा जाएगा। अगला प्रश्न है, सामाजिक परिवर्तन की दर तीव्रतर होती है कहाँ पर? बृहत्तर नगरों में,
ग्रामीण समाजों में, जनजाति समाजों में या छोटे समुदायों में? तो सही उत्तर है सामाजिक परिवर्तन की दर छोटे समुदायों में तीव्रतर होती है। समाज के किसी भी क्षेत्र में विचलन को सामाजिक परिवर्तन कहा जा सकता है। विचलन का अर्थ यहाँ खराब या असामाजिक से नहीं बल्कि सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक, नैतिक, भौतिक आदि सभी क्षेत्रों में होने वाले किसी भी प्रकार के परिवर्तन को सामाजिक परिवर्तन कहा जा सकता है। और ये विचलन स्वयं प्रकृति के द्वारा या मानव समाज द्वारा योजनाबद्ध रूप में हो सकता है और परिवर्तन की दर अपेक्षाकृत छोटे समुदायों में अधिक होती है। अगला प्रश्न है दोस्तों, सामाजिक परिवर्तन में बाधा पहुंचाने वाले कारक कौन कौन से होते हैं? देखिए, रूढ़िवादिता, निरक्षरता, निहित स्वार्थ या उपर्युक्त सभी? तो सही उत्तर है उपर्युक्त तीनों। दोस्तों, सामाजिक परिवर्तन में बाधा पहुंचाने वाले कारकों में रूढ़िवादिता, निरक्षरता और निहित स्वार्थ ये तीनों शामिल हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा सामाजिक परिवर्तन का कारक नहीं है? जनसंख्यात्मक, सांस्कृतिक, प्रौद्योगिकी या पारिवारिक? तो सही उत्तर है ऑप्शन डी, पारिवारिक। दोस्तों, आप देख लीजिए कि जनसंख्यात्मक, सांस्कृतिक और प्रौद्योगिकी सामाजिक परिवर्तन के कारक हैं, जबकि आपसे पूछा गया है कि कौन सा सामाजिक परिवर्तन का कारक नहीं है, तो पारिवारिक कारक सामाजिक परिवर्तन के लिए उत्तरदायी नहीं है। अगला प्रश्न है दोस्तों, किसके कारण WF आकबर ने 150 सामाजिक परिवर्तनों को संकलित किया था? ऑप्शन है टेलीविजन, रेडियो, टेलीविजन तथा रेडियो या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो सही उत्तर है रेडियो। दोस्तों, विलियम एफ आकबर ने बताया कि अकेले रेडियो ने विश्व में लगभग 150 प्रकार के परिवर्तन को लाया है और ये जो खोज है ये WF आकबर के द्वारा की गई थी। अगला प्रश्न है, सामाजिक परिवर्तन की अपनी विवेचना में किसने भौतिक और अभौतिक संस्कृति के अंतर को बताया है? ऑप्शन है कार्ल मार्क्स, ओ स्पेंगलर, WF आकबर्न या H स्पेंसर? तो सही उत्तर है WF आकबर्न। दोस्तों, सांस्कृतिक पश्चाता या विलंबना, जिसको कल्चरल लैग कहा जाता है, इस अवधारणा का जो प्रयोग है वो अमेरिकी समाजशास्त्री WF आकबर्न ने अपनी पुस्तक सोशल चेंज में किया है और उन्होंने संस्कृति को दो उपखंडों में विभाजित किया, जिसमें भौतिक और अभौतिक संस्कृति है। भौतिक संस्कृति के अंतर्गत समाज की भौतिक उपलब्धियों को रखा जा सकता है, तब ये मूर्त होती हैं। इन्हें हम स्पर्श कर सकते हैं और ये मनुष्य और मशीनों द्वारा निर्मित होती हैं, जैसे वस्त्र, घड़ी, वायुयान, भवन इत्यादि। अभौतिक संस्कृति वो है जिसे हम स्पर्श नहीं कर सकते, उन्हें देख नहीं सकते हैं। अभौतिक संस्कृति अमूर्त यानी एब्स्ट्रैक्ट और व्यक्तिनिष्ठ होती है, जैसे प्रथा, धर्म, लोकरीत, विचारधारा, साहित्य, कला, सामाजिक मूल्य इत्यादि। और जब अभौतिक संस्कृति की तुलना में भौतिक संस्कृति आगे बढ़ जाती है तो अभौतिक संस्कृति पिछड़ जाती है। इसे ही आकबर ने सांस्कृतिक विलंबना या कल्चरल लैग कहा है। मैकाइवर और पेज ने सांस्कृतिक विलंबना की अवधारणा को अस्वीकार करते हुए प्रौद्योगिक विलंबना यानी टेक्नोलॉजिकल लैग की अवधारणा का प्रतिपादन किया है। अगला प्रश्न है, सांस्कृतिक विलंबना या कल्चरल लैग का अर्थ क्या है? तो सही उत्तर है भौतिक और अभौतिक संस्कृति यानी मटेरियल एंड नॉन मटेरियल कल्चर के मध्य का अंतराल, इसको कल्चरल लैग या सांस्कृतिक विलंबना कहा जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, कल्चरल लैग या सांस्कृतिक विलंबना का सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया है? तो आप जान लीजिए WF आकबर्न के द्वारा कल्चरल लैग यानी सांस्कृतिक विलंबना का सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है। अगला प्रश्न है, सांस्कृतिक विलंबना की अवधारणा का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था? तो सही उत्तर है कल्चरल लैग की अवधारणा का सबसे पहले प्रयोग WF आकबर ने किया था। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर है। अगले प्रश्न पर आते हैं, सांस्कृतिक विलंबना का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया है? ऑप्शन देखिए, चार्ल्स कूले, कार्ल मार्क्स, WF आकबर्न या ऑगस्ट कॉम्ट? तो सही उत्तर है WF आकबर्न के द्वारा सांस्कृतिक विलंबना का सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है। ये प्रश्न बार बार परीक्षाओं में पूछा गया है। निम्न में से किस विचारक के द्वारा सांस्कृतिक विलंबना का सिद्धांत प्रस्तुत किया गया है? तो ये हैं आकबर्न। अगला प्रश्न है दोस्तों, समाज में किस स्थिति को सामाजिक विलंबना कहा जाता है? आपको बताना है। तो उत्तर है जब संस्कृति के दो पारस्परिक निर्भर भागों में एक भाग दूसरे भाग से पिछड़ जाता है तो उसे कल्चरल लैग या सांस्कृतिक विलंबना कहा जाता है।
अगला प्रश्न है दोस्तों, अभौतिक संस्कृति की अवधारणा किसके द्वारा प्रतिपादित की गई है? तो सही उत्तर है अभौतिक संस्कृति और भौतिक संस्कृति दोनों की अवधारणा आकबर्न ने प्रतिपादित की है। और आकबर्न कहते हैं कि जब भौतिक प्रगति या भौतिक संस्कृति अभौतिक संस्कृति की तुलना में आगे बढ़ जाती है तो अभौतिक संस्कृति पिछड़ जाती है। इसको ही कल्चरल लैग कहा जाता है। अगला प्रश्न है, सांस्कृतिक पिछड़ापन की अवधारणा सबसे पहले किसके द्वारा अभिव्यक्त की गई है? तो सही उत्तर है F.W. आकबर्न के द्वारा। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है दोस्तों, सांस्कृतिक विलंबना या कल्चरल लैग शब्द किसके द्वारा गढ़ा गया था? तो W.F. आकबर्न के द्वारा सांस्कृतिक विलंबना शब्द गढ़ा गया था। अगला प्रश्न और इस वीडियो का आखिरी प्रश्न है दोस्तों, आप देख सकते हैं, तकनीकी में तीव्र वृद्धि और सामाजिक संस्थाओं और परंपरागत विश्वासों में धीमे परिवर्तन के सामंजस्य विभेद को क्या कहते हैं? ऑप्शन है आपके सांस्कृतिक विसरण, सांस्कृतिक नवप्रवर्तन, सांस्कृतिक विलंबना या सांस्कृतिक आत्मसातकरण। तो सही उत्तर है ऑप्शन सी, सांस्कृतिक विलंबना। दोस्तों, तकनीकी में तीव्र वृद्धि और सामाजिक संस्थाओं और परंपरागत विश्वासों में धीमे परिवर्तन के कारण जो भौतिक संस्कृति है वो आगे बढ़ जाती है और जो अभौतिक संस्कृति है वो पिछड़ जाती है। इसे ही कल्चरल लैग कहा जाता है और सांस्कृतिक विलंबना या कल्चरल लैग सिद्धांत का प्रतिपादन F.W. आकबर्न के द्वारा किया गया था। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो। इसमें आपने समाजशास्त्र के अत्यंत ही महत्वपूर्ण टॉपिक सामाजिक परिवर्तन के संबंध में पढ़ा, जो आपके आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी और महत्वपूर्ण है। आप इन प्रश्नों को तैयार कर लीजिएगा। वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार।